Hi everyone, this is Priya Vashni and I welcome you all to the new session. So, this in this session we will understand two things, right? So, first will be the statement that I and Priya were born together, as we wanted to cover it in our previous video, but because of the scarcity of time, I told you that we will cover in the next video, right? And next thing is the social contract. So basically these things will actually go together, right? It's not like they are very different. These things are linked together. So I'll try to explain you that how what was the purpose of social contract, and actually what was the reason to uh, for that contract, and actually that is all in that context that this statement comes into the picture, right? Okay, so let us just start. First of all, purpose of the contract. Now, before even telling you the purpose of the contract, I would like you all to recall that what exactly the contract all about. Right? We have studied कि exactly क्यों contract कर रहे थे. जल्दी से comment section में डालिए कि क्यों contract हम लोग करना चाह रहे थे. तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस क्या था, उससे भी पहले समझना ज़रूरी है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या था. तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको इसके इंट्रोडक्टरी वीडियो में समझाया है. आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज रिविजिट दैट वीडियो. आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. ओके ओके. नाउ कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, फिर भी मैं आपको एक बहुत बेसिक सा ओवरव्यू यहाँ दूंगी, बिकॉज अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू गेट इट. सो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट इज कैन से इट एज एन एग्रीमेंट जिसमें दो या दो से ज़्यादा पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं. बट यहाँ पे हम जो जिस एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं उसमें सिर्फ आपकी हम दो पार्टीज की बात करेंगे. आपको भी पता है कि ये कौन कौन है, उसके बारे में मैं फिर डिटेल में थोड़ा और आगे जाके जाऊंगी. बट उससे पहले समझिए कि इस सब की क्या ज़रूरत पड़ रही थी. ठीक है, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि सबसे पहले हमने ये समझा द रीज़न बिहाइंड द पावर सीकिंग नेचर ऑफ द मैन, एंड वी अंडरस्टूड what problems basically arise because of that nature, right? उसके बाद हमने देखा about the ह्यूमन लाइफ इन द स्टेट ऑफ नेचर. एंड वहाँ पे थॉमस हॉब्स ने बेसिकली इस्टेब्लिश किया कि स्टेट ऑफ नेचर में ह्यूमन की लाइफ वुड बी नेस्टी, शॉर्ट, ब्रिटिश एंड पुअर. एंड बिकॉज वो जो स्टेट है that will be the state of war, it is ultimately the state of pain, and because of the hedonistic nature of the man would certainly be willing to avoid that state. और उस स्टेट को अवॉइड करने के लिए मैन क्या करेगा? मैन को बेसिकली उस एनार्की से बाहर आना है. अब इतनी उसने जो हॉब्स हैं उन्होंने इतनी तो नीड इस्टेब्लिश कर दी है कि जो मैन है, मैन उस state of anarchy which is nothing but the state of nature, कि man does not want to live in this state of anarchy. अब इस state of anarchy से अगर उस ह्यूमन को बाहर आना है, उसके लिए बेसिकली थॉमस हॉब्स एक प्रपोजल सजेस्ट कर रहे हैं जो कि है थ्रू अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट. तो अब आपको पर्पस समझ में आया. पर्पस क्या है इस कॉन्ट्रैक्ट का? पर्पस है कि जो स्टेट ऑफ नेचर है, राइट, जो आपका स्टेट ऑफ नेचर है, दैट स्टेट ऑफ नेचर is nothing but the state of pain. And because of the two basic emotions of the humans, that is love and the aversion, human nature is to always avoid the pain, right? And that's why man is willing to come out of this chaos, right? वो इस chaos से बाहर आना चाहता है by entering into a contract. भाई आप खुद सोचिए, इफ देयर वुड बी अ सिचुएशन ऑफ वॉर, तो आप क्या चाहेंगे कि भाई आप मुझे मुझे वो बंदा दे दो जो कि भाई मेरी जिंदगी को प्रोटेक्ट कर सके, बाकी चीज़ें तो मैं हैंडल कर लूँगा, राइट? सो अल्टीमेटली थॉमस हॉब्स अगेन वो फिर इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट के
काइंड ऑफ आइडिया के साथ बाहर आ रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि उसके पास जो ह्यूमंस हैं हु आर इन द स्टेट ऑफ नेचर, दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन रेदर देन टू entering into a contract with the state, right? So this is how he is trying to establish the purpose of the contract. I hope it is clear to you, right? Okay, now ये तो हमें समझ में आ गया कि पर्पस क्या है। पर्पस बेसिकली वो जो स्टेट ऑफ पेन है उससे बाहर आना है। लेकिन अब बात आती है कि कोई बंदा किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में क्यों आएगा। देखिए, जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो उसमें मैंने जैसे बोला, सपोज करिए दो पार्टीज इन्वॉल्व, ठीक है, दो पार्टीज तो इन्वॉल्व है, तो एक पार्टी अगर इसको कुछ देती है, सपोज करिए कि ये हम बोलते हैं कि दिस इज अ स्टेट एंड दीज आर द बेसिकली men, or you can say the humans who are living in the state of nature, who actually want the protection of their lives, right? So if these human beings are ready to come in the, मतलब बेसिकली अगर जो थॉमस हॉब्स सजेस्ट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट को, तो ये लोग अगर इस कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं तो होता क्या है, जब भी दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ आता है। अभी उन टर्म्स एंड कंडीशंस को भी मैं इस वीडियो में कवर करूंगी, तो एंड तक आप बने रहिएगा इस वीडियो में, ठीक है। तो कुछ ना कुछ टर्म्स ऑफ कंडीशंस के साथ आता है एंड वहाँ पे ऑब्लिगेशंस भी होती है, राइट। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये ह्यूमंस जो हैं ये स्टेट से बोल रहे हैं, अगर मान लीजिए स्टेट, इफ दिस स्टेट कम्स इनटू द पिक्चर और ये इनको बोलती है कि जो तुम्हारा सबसे बड़ा थ्रेट है भैया, यानी कि तुम्हारी जिंदगी, उसको मैं देता हूँ प्रोटेक्शन। स्टेट ये बोलती है आके कि भाई आपको सबसे ज्यादा डर किस चीज का है, कि आपकी लाइफ आपसे कोई छीना ले, आपको कोई मार ना डाले, मैं देता हूँ गारंटी। अब जब इसने कोई गारंटी दी तो सीधी सी बात है ये फ्री में तो मतलब देगा नहीं, फ्री में इन द सेंस कि कुछ ना कुछ तो ये भी मांगेगा ना। अब सीधी सी बात है, अगर आपकी लाइफ को प्रोटेक्ट करनी है मुझे, तो कुछ ना कुछ तो मुझे चाहिए रहेगा जिसके थ्रू मैं वो कर पाऊंगा। तो कहीं ना कहीं देयर कम्स द ऑब्लिगेशंस। तो अब सवाल ये होता है कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में आने की वजह से जो मैन स्टेट ऑफ नेचर में है ये पूरी तरीके से फ्री है, इस पे कोई भी इस समय ऑब्लिगेशन नहीं है, इस पे किसी भी तरीके का कोई भी दबाव नहीं है, इस पे किसी ने मतलब किसी भी लॉ से बाध्य नहीं है, तो आखिरकार ये बंदा क्यों आना चाहेगा कॉन्ट्रैक्ट में, ये सोचिए जरा। ये लोग क्यों आएंगे, तो उसका रीजन थॉमस हॉब्स देते हैं कि ये लोग आएंगे क्योंकि जो सबसे बड़ा रीजन है वो है डर, फियर। किस चीज का फियर, फियर ऑफ लूजिंग द लाइफ, राइट। समझ में आया। सो बेसिकली थॉमस हॉब्स यहाँ पे ये स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो रीजन है डर। किस चीज का डर, जिंदगी खत्म हो जाने का डर, राइट। सो बेसिकली वो कहते हैं कि हालांकि मैं मानता हूँ कि भाई अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जो फ्रीडम स्टेट ऑफ नेचर में आपके पास था वो आपके पास नहीं रहेगा, राइट। लेकिन फिर भी वो ह्यूमंस जो है वो इस कॉन्ट्रैक्ट में आना प्रेफर करेंगे क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीजन है कि उनका जो सबसे इम्पोर्टेंट राइट है, दैट इज द राइट टू लाइफ, दैट विल बी प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट। Is it clear to you? I hope I am able to explain this, right? Okay. अब यहाँ तक भी ठीक है, ये भी समझ में आ गया। तो आखिरकार जो इन्होंने ये सेंटेंस बोला था कि आई एंड फियर वर बॉर्न टुगेदर, ये काफी एक बहुत, आप कह सकते हैं इंग्लिश लिटरेचर का काफी एक बहुत अच्छा सेंटेंस लगता है, राइट। देखिए, जो थॉमस हॉब्स थे ना, थॉमस हॉब्स एक बहुत अच्छे ऑथर भी थे इंग्लिश लिटरेचर के, इसीलिए इन्होंने अपनी जो टेक्स्ट लिखे हैं उन टेक्स्ट में कई जगह पर बहुत ही मेटामॉर्फिकल लैंग्वेज भी यूज़ की है। एंड उसी मेटामॉर्फिकल लैंग्वेज का एक एग्जाम्पल है विच इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, ये सेंटेंस। क्योंकि अगर आप इसे नॉर्मली पढ़ते हैं तो इसका क्या मतलब निकालेंगे कि मैं और डर एक साथ पैदा हुए थे, लेकिन इसका क्या सेंस क्रिएट करना चाहते हैं आखिरकार थॉमस हॉब्स।
स्टेट या कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग में इस सेंटेंस के थ्रू क्या समझाना चाहते हैं, उसे समझने के लिए मैं आपको इसकी सबसे पहले जो मेटामॉर्फिकल इसका बेसिस है उसको थोड़ा सा समझाना चाहूँगी। देखिए, सबसे पहली चीज, देखिए इस इवेंट की ना, ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट का लिंक उनके लाइफ के एक इवेंट के साथ है, और वो इवेंट है उनके बर्थ। इनकी जो मदर थी, राइट, शी हैड टू गिव premature birth to him. Why? Because of the fear of Spanish Armada, right? And because उस टाइम पे आप समझ रहे हैं कि आप ना इस एनालॉजी को समझिए, मदर है who is fearful of something and उसकी वजह से उनकी प्री मैच्योर डिलीवरी होती है, जिसमें बेसिकली बर्थ होता है थॉमस हॉब्स का। ठीक है, तो ये तो वो मेटामॉर्फिक एक सिंटेक्स वो सेट कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे और भी, इस सेंटेंस के पीछे बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ी एक्सप्लेनेशन है, जिसे कि हम लोग अब समझने की कोशिश करते हैं। ये तो एक छोटा सा इवेंट था उनकी लाइफ से रिलेटेड विच आई हैव शेयर्ड विद यू, राइट। अब आप समझिए, ये जो स्टेटमेंट है ना, इसमें वो ये बताना चाहते हैं, मैंने अभी देखिए थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट में आने का सबसे बड़ा रीजन है फियर ऑफ लूजिंग लाइफ। यानी अगर आप ध्यान से समझें तो कॉन्ट्रैक्ट की वजह से बेसिकली वो क्या एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वो स्टेट को एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, राइट। यानी अगर आप ध्यान से समझो, और इस स्टेट में, इस कॉन्ट्रैक्ट में आने का रीजन वो क्या बता रहे थे, इस कॉन्ट्रैक्ट में आने का रीजन वो बता रहे थे फियर, राइट। तो अल्टीमेटली इस स्टेट का एग्जिस्टेंस में आने के का जो फाउंडेशन होगा, वो फाउंडेशन क्या होगा, आप ही बताइए मुझे। फाउंडेशन होगा फियर, फियर ऑफ लूजिंग लाइफ, फियर एलिमेंट इन द मैन। हमने जो अपनी वीडियो करी थी जिसमें हम लोगों ने बेसिकली डिस्कस किया था अबाउट द हिडोनिस्टिक नेचर ऑफ द मैन, उसमें लास्ट में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हॉब्स ने स्टैब्लिश किया था बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन नेचर, और जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों ने डिस्कस की थी वो थी फियरफुल नेचर ऑफ द मैन। कुछ एलिमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने बताई थी, जिसमें दिस वाज अगेन the elemental characteristic of the human nature, right? So through this statement, Thomas Hobbes is basically trying to convey that the foundation of the authority of the state actually lies in the elements of the fear in man, right? आपको समझ आया ये? ठीक है। So जो हॉब्स है, ओके, तो इससे वो क्या कहना चाह रहे हैं, इससे वो ये कहना चाह रहे हैं कि देखो भाई, जो मैन है ना, मैन इज फियरफुल बाय नेचर। एंड हम लोगों ने बेसिकली जो कई बार रेजोल्यूटिव कंपोजिटिव मेथड की बात भी की, उसके थ्रू हमने देखा किस तरीके से उन्होंने प्रूव किया कि मैन एक यूटिलिटेरियन है। फिर हमने ये भी देखा था कि क्यों जो मैन है, ठीक है, उसको पेन से अवॉइड करना है, प्लेजर सीख करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो इसीलिए वो वहाँ उन्होंने ये भी स्टैब्लिश किया कि भैया, क्योंकि अब देखो सीधी सी बात है, आपने मान लो बहुत आपके मन में इच्छा थी ऑडी खरीदने की, आपने बहुत मेहनत की और आखिरकार पैसे इकट्ठे करके एक ऑडी खरीदी। अब जैसे ही वो ऑडी आती है ना आपके घर में, उसी के साथ एक डर भी आता है कि कहीं ये ऑडी चोरी ना हो जाए, कहीं से कोई लेके ना चला जाए, मेरी इतने साल की मेहनत का क्या होगा। वो जो प्लेजर, जो एक साइकी मेरे माइंड में इस ऑडी ने दी है कि ओहो आई एम द ओनर ऑफ दिस ऑडी कार, वो कहीं मुझसे छिन ना जाए, राइट।
तो बेसिकली वो यही समझाना चाहते हैं थॉमस हॉब्स कि जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं कि आपका चीजें कि जब वो अवॉइड करना चाहता है पेन को, तो पेन बेसिकली क्या हो सकता है, प्लेजर के छीनने का भी तो एक डर है। तो बेसिकली जो फियर है वो एक एलिमेंट है ह्यूमन नेचर का। और जो डेथ है, डेथ एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द एंड ऑफ प्लेजर्स। तो सोचिए, फिर इसको तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा, राइट। तो इसीलिए वो यहाँ पे ये चीज आपका बताना चाह रहे हैं कि बेसिकली आप समझ रहे हो, हम लोग बार बार अल्टीमेटली उसी उसमें जा रहे हैं कि रीजन दैट ही इज ट्राइंग टू एस्टैब्लिश कि क्यों आखिरकार ह्यूमन, कोई भी ह्यूमन बीइंग किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बनना चाहेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, ओके, अब दोबारा से स्टेट ऑफ नेचर पे चलते हैं। दोबारा से कहाँ चलते हैं, स्टेट ऑफ नेचर पे। तो अब अगर आपने ध्यान दिया हो तो स्टेट ऑफ नेचर में क्या था, स्टेट ऑफ नेचर में हमने बात की थी कि दैट वाज द स्टेट ऑफ वॉर, राइट, दैट वाज द स्टेट ऑफ वॉर। एंड ऐसी सिचुएशन में देयर वाज नो सिक्योरिटी टू लाइफ। एंड क्योंकि इट वाज द स्टेट ऑफ वॉर, लाइफ वाज नेस्टी, पुअर, ब्रिटिश एंड शॉर्ट, हेंस इसीलिए अपनी लाइफ की सिक्योरिटी के लिए जो मैन है वो उस कॉन्ट्रैक्ट में आएगा और क्या करेगा, एक स्टेट को क्रिएट करेगा। यानी कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इस स्टेट का वो क्या होगा, जल्दी बताइए, वो होगा प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ। क्योंकि अल्टीमेटली जो आपकी स्टेट का फाउंडेशन है, द रीजन वाई स्टेट इज देयर इज द reason that it had to protect the life. The reason lies in the fearful nature of the man, the fear that he has in his mind of losing his life because of the war situations that were prevailing at that time. Is it clear to you? Right? Okay. So what he wants to say is that right to life is the supreme right, and सिंस स्टेट का एग्जिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि वो इस राइट को प्रोटेक्ट कर सके, इसीलिए किसी भी तरीके से स्टेट के पास अथॉरिटी नहीं है कि वो आर्बिट्ररी मैनर में, व्हेन आई से आर्बिट्ररी, इसका ये मतलब है कि अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, लेकिन अगर लॉ कहता है तो कर सकते हैं। वो चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे, हालांकि मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी ये डिस्कस किया। ठीक है, तो राइट टू लाइफ कहते सुप्रीम है, एंड स्टेट इज टू प्रिजर्व द लाइफ, एंड इवन स्टेट कैन नॉट टेक द लाइफ ऑफ द मैन इन एन आर्बिट्ररी मैनर। इसीलिए जैसे कि मैकियावेली ने भी एस्टैब्लिश किया था कि अथॉरिटी किस में लाई करती थी, मैकियावेली के केस में भी फियरफुल नेचर ऑफ द मैन में। सिमिलरली आपकी जो आपके जो थॉमस हॉब्स हैं वो भी इसी चीज को प्रूव करते हैं कि भैया जो स्टेट है उसका जो एग्जिस्टेंस है, उसका जो फाउंडेशन है, दैट लाइज इन द फियरफुल और फियर एलिमेंट ऑफ द ह्यूमन नेचर, राइट। इज इट क्लियर टू यू? तो अगर मैं कहूँ आई एंड फियर वर बॉर्न टुगेदर, तो इसका जो मतलब आया वो ये आप बोल सकते हैं कि जो स्टेट, जैसे ही वो फियर डेवलप हुआ जिंदगी छीनने का, वैसे ही आपकी स्टेट का एग्जिस्टेंस होता है। आई होप थिंग्स आर गेटिंग क्लियर टू यू, राइट? ओके, देखिए मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि जितना सिंपल से सिंपल तरीके से आपको समझा सकूँ, बट स्टिल अगर आपको लगता है कि इसमें भी मैं कुछ इम्प्रूव कर सकती हूँ तो अगेन मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ जो है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ओके, अब
आते हैं पार्टीज इन द कॉन्ट्रैक्ट। अब हमने इतना कुछ तो पढ़ लिया कि रीजन क्या है कॉन्ट्रैक्ट में आने का, क्यों लोग आना चाहेंगे, पर्पस भी पढ़ लिया। अब बात आती है कि कौन है जो लोग कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं। according to Hobbes it is a contract of all with all। अब आप कहेंगे ये क्या चीज है भैया, मतलब ये कि इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल। ऐसा नहीं है कि एक दो बंदे आगे बढ़े और उन्होंने जो है कॉन्ट्रैक्ट से आए एंड उन्होंने कहा कि भैया हमें स्टेट फॉर्मेशन करनी है, स्टेट बन गई। अब स्टेट क्योंकि भाई तुम दोनों ने मिलके बोला था, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ आप दोनों के ऊपर ही इसके वो चलेंगे रूल्स जो भी बने हैं, बाकी लोगों से उसका कोई मतलब नहीं। तो इस तरीके की चीजें नहीं होंगी। हॉब्स ने बताया कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ये हर किसी के ऊपर एप्लीकेबल होगा, मीन्स इट विल बी एप्लीकेबल टू एवरी सिटीजन of the territory, right? Okay. ठीक है, पार्टीज भी समझ में आ गई। तो एक तो पार्टी आपकी वही है लोग, और दूसरी पार्टी आपकी मेन बनती है द अथॉरिटी, राइट, जिसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है, यानी स्टेट। अब आते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस पे। सी इसे पढ़िए। I give up all of my rights to this assembly or to this person. This person here is actually means state, on the condition that all will give up their rights। बहुत ब्यूटीफुल स्टेटमेंट है और ये बेसिकली उनकी पूरी उस थ्योरी को भी एक्सप्लेन करता है, कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी को। देखिए, मैंने अभी आपको जो कॉन्ट्रैक्ट का एक बेसिक में बता रही थी, मैं आपको बता रही थी कि जब दो लोग कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं तो बेसिकली आदान प्रदान होता है चीजों का, राइट। इट्स नॉट कि एक को मिल रहा है दूसरे से। जब एक बेनिफिटर होता है तो देखिए, अब यहाँ पे बेनिफिट तो इसे भी मिल रहा है ना, इसका जो सबसे बड़ा डर है उसको प्रोटेक्शन मिल रहा है, तो इनको भी तो कुछ चाहिए, वो उनको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है? टर्म्स एंड कंडीशंस ये है कि भाई स्टेट तो बन गई, अब वो ये बोलते हैं कि ठीक है हम आपको प्रोटेक्ट तो करेंगे, लेकिन बदले में आपको अपने सारे राइट्स गिव अप करने पड़ेंगे। इसका क्या मतलब है? देखिए समझते हैं। मान लीजिए ये आपकी नॉर्मल है और ये आपकी क्या है, स्टेट है, और ये पब्लिक है, ठीक है। अब आप समझिए यहाँ पे हो क्या रहा है। अभी तक ये जो चीज है ये चीज एग्जिस्टेंस में है नहीं, राइट। कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। उससे पहले हो क्या रहा है, यहाँ वॉर चल रही है, ये लोग बहुत डरे हुए हैं, ये बहुत स्केयर्ड हैं, जिसकी वजह से ये कुछ ना कुछ ऐसा जरूर चाहते हैं जो कि इनको इनके लाइफ को प्रोटेक्शन दे सके। उसके लिए ये लोग क्या करते हैं, सब एक साथ मिलते हैं और कहते हैं कि भाई एक काम करते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं और इस कॉन्ट्रैक्ट में होगा क्या, हम क्या करेंगे, एक अथॉरिटी को बनाएंगे। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, हम लोगों से तो नहीं प्रोटेक्शन हो पा रही लाइफ अपनी लाइफ की, तो एक काम करते हैं, एक अथॉरिटी को क्रिएट करते हैं और इस अथॉरिटी को टास्क देते हैं कि इसका टास्क क्या होगा, हमारी लाइफ को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, टू प्रोटेक्ट आवर लाइफ। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है कि उन्होंने कहा कि हम अथॉरिटी बनाते हैं जिसका काम होगा, ठीक है। Okay, so in the state of nature
देखिए ये इतना समझ में आया ना आपको। अब आप सोचिए कि यहाँ पे अब सीधी सी बात है, जब इन्होंने अथॉरिटी बनाई, कॉन्ट्रैक्ट की बात आई, तो इनको कुछ अपने राइट्स, ये लोग म्यूचुअली एग्री कर रहे हैं कि हम अपने कुछ राइट्स को गिव अप करेंगे, जो कि हम स्टेट ऑफ नेचर में इंजॉय कर रहे थे। क्योंकि स्टेट ऑफ नेचर को क्या है, स्टेट ऑफ नेचर में बेसिकली हर बंदा सॉवरेन है, हर बंदा इंडिपेंडेंट है। सॉवरेन होने का ये मतलब है कि वो कंप्लीटली फ्री है टू डू वट एवर ही और शी वॉन्टेड टू डू, राइट। एंड इसी सिचुएशन की वजह से एक्चुअली क्योस हो रहा है, राइट, बिकॉज हमने देखा था द अल्टीमेट स्ट्रगल फॉर पावर। तो अल्टीमेटली हमें एक ऐसी रेगुलेटरी बॉडी चाहिए जो कि इस क्योस की सिचुएशन को रोक सके, क्योंकि ये जो क्योस है उससे तो हमारी लाइफ भी प्रोटेक्टेड नहीं है। इसीलिए काम करते हैं, अपने कुछ राइट्स हम लोग क्या करते हैं, इस अथॉरिटी को दे देते हैं, और इस अथॉरिटी का काम होगा हमारी सबकी प्रोटेक्शन करना। तो इस तरीके का कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली पिक्चर में आ रहा है आपके सामने, कि इस तरह से कुछ कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, राइट। तो अर्लियर जो था, जैसे मैंने आपको बताया, मैन सॉवरेन था, उसके पास सारी पावर्स थी, लेकिन एक बार जब उन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट में आए, तो बेसिकली इस कॉन्ट्रैक्ट में आते से ही उन्होंने अपनी सारी की सारी पावर्स इस अथॉरिटी को, यानी कि स्टेट को ट्रांसफर कर दी। और तो जैसे ही स्टेट को ट्रांसफर करी, तो अब क्या हो गया, स्टेट आपका सॉवरेन हो गया, स्टेट सॉवरेन हो गया, क्योंकि अब स्टेट के पास सारी पावर्स हैं, और जो अथॉरिटी हो गई स्टेट की वो एब्सोल्यूट हो गई, कि जो अब स्टेट बोलेगी वो आपको करना पड़ेगा, बदले में स्टेट आपको आपकी लाइफ का प्रोटेक्शन देगी। तो बेसिकली अगर हम हॉब्स की बात करें, तो हॉब्स के अकॉर्डिंग मैन के पास दो ही ऑप्शन है। आपको नेक्स्ट स्लाइड में लेके चलती हूँ। So according to Hobbes, man has only two options, right? वो दो ऑप्शन क्या क्या है? पहला ऑप्शन है टू लिव अंडर एब्सोल्यूट एनार्की, या फिर टू लिव अंडर अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। कोई मिडिल पाथ हॉब्स सजेस्ट नहीं कर रहे। हॉब्स कह रहे हैं कि आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो एब्सोल्यूट एनार्की में रहिए, वो आप रह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा इशू है वो है फियर ऑफ लूजिंग लाइफ। लेकिन अगर आपको इस फियर से छुटकारा चाहिए तो आपको कॉन्ट्रैक्ट में आना पड़ेगा, और कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि आपको अपने सारे राइट्स गिव अप करने पड़ेंगे जो कि आप स्टेट ऑफ नेचर में इंजॉय कर रहे थे। एंड क्योंकि आपने सारे राइट स्टेट को ट्रांसफर कर देंगे, तो स्टेट विल बी द अल्टीमेट अथॉरिटी, एब्सोल्यूट अथॉरिटी, under the absolute word will be there, under the absolute authority, state will be the absolute authority and you would have to live under that authority। अब सवाल उठता है अगेन कि क्यों बंदा इस वाले ऑप्शन को चूज करेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अकॉर्डिंग टू थॉमस हॉब्स, पीपल गिव प्राइमेसी और प्रायोरिटी टू सिक्योरिटी ओवर लिबर्टी। कहते हैं कि आपको फ्रीडम है कि आप इधर से उधर जा सकते हो, लेकिन आपको ये सिक्योरिटी नहीं कि इधर से उधर आप गए तो वहां पे आपको मार डाला जाएगा या जिंदा भी बचोगे या नहीं। तो अकॉर्डिंग टू हॉब्स, पीपल विल एक्चुअली ट्राई टू काइंड ऑफ पिक सिक्योरिटी ओवर द लिबर्टी। ठीक है, अब हॉब्स के लिबर्टी पे क्या विचार है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे। इस वीडियो में हमने बेसिकली क्या समझा, हमने समझा कि आखिरकार जो उनका सोशल कॉन्ट्रैक्ट है किन दो लोगों के बीच में है,
क्या उसके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, क्यों लोग उसमें आएंगे। हमने एक उनका बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट भी देखा, दैट आई एंड पी वर बॉन्ड टुगेदर। इसके अलावा हमने समझा कि आखिरकार जो स्टेट ऑफ नेचर है उसमें क्या लिमिटेशंस होंगी उसकी लिबर्टी पे। हमने बेसिक वो देखा कि अल्टीमेटली उसके पास दो ही ऑप्शन बचे, या तो एब्सोल्यूट एनार्की में रहिए या फिर आप एब्सोल्यूट अथॉरिटी में रहिए। और अकॉर्डिंग टू थॉमस हॉब्स जो पर्सन है वो अल्टीमेट एब्सोल्यूट अथॉरिटी वाला ऑप्शन चूज करेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू थॉमस हॉब्स प्राइमेसी वुड बी गिवन टू द सिक्योरिटी ओवर द लिबर्टी। ठीक है, तो इसको हम यहीं तक रखते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम एंड टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।